नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना की तारीख नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। इसी बीच पार्टी प्रत्याशियों को लेकर एडीआर रिपोर्ट में एक बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार संपत्ति, शिक्षा, देनदारी और आयकर घोषणा के मामले में सबसे आगे हैं। उनकी कुल संपत्ति 12 करोड़ 80 लाख 60 हजार रुपए है, जबकि उन्होंने अपने ऊपर 80 लाख की देनदारियां घोषित की हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार की बात की जाए तो पार्वती देवी ने कुल 2 करोड़ 96 लाख 34 हजार 695 रुपए की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी आय का स्रोत जो है वो कृषि है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार भगवती प्रसाद ने 21 लाख 74 हजार की संपत्ति दर्शाई है, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी अर्जुन कुमार ने 8 लाख 45 हजार की संपत्ति घोषित की है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर ये प्रत्याशी पहाड़ में रहकर लखपति और करोड़पति हो सकते हैं, तो हमारे प्रदेश के आम लोग कहां मात खा रहे हैं। स्वर वाले वो प्रत्याशी की 12 करोड़ तो परिसंपत्ति है, लेकिन 12 करोड़ है तो 2019 में भी है, 2022 के चुनाव में भी है और 2023 के चुनाव में भी है। आप उसका आकलन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से राजनेताओं की संपत्तियां बढ़ रही हैं, आमदनी में इजाफा हो रहा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। विगत 6-7 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, मंत्रियों की आय में दुगना तिगुना अंतर आया है। इतनी आय बढ़ी है, इतनी इनकम बढ़ गई इन लोगों पे। कहाँ से आई है? राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को इन लोगों ने संरक्षण दिया है, इसीलिए बढ़ रही। तो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ तो किसी की चल नहीं रही राजनीति में। नहीं तो हम जैसे लोगों की बढ़ जाती, हम जैसे लोगों की तो बढ़ी नहीं, जितनी थी उतनी वो भी कम हो रही है। देखिए, अब कांग्रेसियों के बारे में टिप्पणी का जरूरत नहीं है। कांग्रेसी जब सत्ता में आते तो क्या करते हैं तो जानते हैं। चंद्रराम दास जी मंत्री भी रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया और ईमानदारी से जनता की सेवा की। जो ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा उसकी ये स्थिति होती है। जो सत्ता का सुख भोगते हैं वो कांग्रेस के प्रदर्शन ने दिखा दिया। तो आपको बता दें कि एडीआर रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो प्रत्याशी बागेश्वर उपचुनाव में मैदान में हैं, वो लखपति और करोड़पति हैं। उनकी जो संपत्ति का ब्यौरा है वो दिया गया है, क्योंकि हर चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को ये ब्यौरा देना होता है और इसी का खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, वो सबसे ज्यादा अमीर हैं, जो 12 करोड़ की संपत्ति उन्होंने दर्शाई है। और इसके बाद आती हैं पार्वती देवी, जिन्होंने 2 करोड़ के ऊपर अपनी संपत्ति दर्शाई है और ये कहा है कि जो उनके आय का स्रोत है वो कृषि है। तो सवाल ये उठता है कि पहाड़ों में कृषि जो है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। ऐसे में अगर कोई कृषि कर कर करोड़पति बन रहा है, तो फिर जो हमारे आम किसान हैं, आम लोग हैं, वो कहाँ पीछे हैं? उनको ऐसा क्या मालूम नहीं है तरीका जिससे कि आय के साधन और बढ़ाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी लोग परेशान हैं, आपदा का समय है, लोगों की कई बीघा फसलें जो है वो नष्ट हो रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान उन्हें हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से जो आय है वो यहाँ पर कम है किसानों की, और किस तरीके से उसे बढ़ाया जाए इसके तरीके पर विचार करना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि करोड़पति अगर कोई अपने आप को कह रहा है, अपनी संपत्ति करोड़ों में दर्शा रहा है और उसका साधन है कृषि, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कहाँ कमी है उन किसानों तक ये लाभ पहुंचाने के लिए, जिससे वो करोड़पति ना सही लेकिन लखपति तो बन सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी आपने गणेश जोशी को भी सुना है। और अगर हम बात करें इस राज्य में जो सबसे ज्यादा अमीर एमपी एमएलए हैं, उसमें गणेश जोशी का भी नाम शुमार है। और ये तमाम जो जानकारियां हैं वो एडीआर रिपोर्ट से हासिल हुई हैं। आपको बता दें कि
टॉप 10 अगर एमपी एमएलएस की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर गणेश जोशी का नाम आता है और ये आंकड़े हैं 2022 चुनाव से पहले के जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सौंपी गई थी। और उनकी संपत्ति के अगर एसेट्स की बात की जाए तो 70 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति अकेले गणेश जोशी की है। और सबसे नंबर 1 पर अगर एमपी एमएलए दोनों को मिलाया जाए, सबसे ऊपर है प्रदीप टम्टा, उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तीसरे पर है गणेश जोशी, सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य, तीरथ सिंह रावत, सुरेश कुमार खन्ना, मदन कौशिक और हरक सिंह रावत। ये टॉप 10 जो हैं वो एमपी एमएलए हैं जो अमीरों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी करोड़ों लाखों में संपत्तियां हैं। तो ये एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एडीआर रिपोर्ट में ये बात सामने आई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देनी होती है, अपनी शिक्षा का ब्यौरा देना होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा देना होता है, आपकी कितने एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसका ब्यौरा देना होता है। और बागेश्वर उपचुनाव से पहले यहाँ पर ये ब्यौरा जो है उन प्रत्याशियों का सामने आया है जो इस वक्त चुनाव मैदान में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, यूकेडी हो। इन तमाम प्रत्याशियों की जो डिटेल है, जो लाइबिलिटी और एसेट्स की डिटेल है वो सामने आई है। और इसमें सबसे शीर्ष पर नाम है बसंत कुमार का जो इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उसके बाद आता है नाम पार्वती देवी का जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर की अपनी संपत्ति दर्शाई है और ये कहा है कि उनके आय का साधन कृषि है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो गौर करने वाली है वो शब्द है कृषि। अगर कृषि करके इस प्रदेश में कोई करोड़पति हो रहा है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि आखिर जो बाकी किसान हैं वो पीछे क्यों हैं, उनके लिए भी इस तरीके के साधन क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं जिससे करोड़पति ना सही लेकिन लखपति तो हमारे किसान बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त अब जो परिस्थितियां हैं इस प्रदेश की वो अनुकूल नहीं हैं। बाढ़ आपदा की वजह से काफ़ी सारी जो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए, मैदानी क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर कई बीघा फसलें जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर कृषि करके करोड़पति बना जा सकता है तो किसानों तक भी ये जो टेक्निक है वो पहुंचनी चाहिए कि आप इस तरीके से जो अपने आय के साधन बढ़ा सकते हैं। हालांकि सरकार ने खुद कहा था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी और प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कितनी दोगुनी हुई है ये तो आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो सरकारी आंकड़े हैं। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिंह रावत जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर पंकज पिनोली, यूकेडी नेता हैं। और DK पाल जी, आप प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार सिंह रावत जी, ये सोचनी वजह शॉर्ट में पहले आप सबके वक्तव्य में लूंगी। क्या आप मानते हैं ये जो ADR की रिपोर्ट आई है इसमें करोड़पति जो है वो प्रत्याशियों को दर्शाया गया है, ये इतनी इनकम के सोर्स कहां से? देखिए, जो ADR रिपोर्ट में तो वही बात आई होगी जो चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी हैं किसी भी दल के, जो उन्होंने अपने नामांकन पर्चे में जो भरा होगा तो उसका ही खुलासा है, उसका ही खुलासा ADR रिपोर्ट में आता है जी। और जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि किसानों की आय, क्योंकि उन्होंने जो है कृषि से अपनी आय बताई है, तो जो अपना व्यवसाय बताया वो कृषि बताया है, तो ऐसा भी नहीं है। वो तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी देखा है कि किसानों के, जो आम किसान की बात न करें, लेकिन कृषि के साथ साथ जो नकदी फसलों की कृषिकरण करते हैं या जो बागवान हैं, चाहे सेब के हैं चाहे अन्य बागीचे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र में हमारे लगे हुए उत्तरकाशी ज़िले में चाहे बंगाण का क्षेत्र है, मोरी का क्षेत्र है, चाहे हमारे नौगांव का क्षेत्र है और चाहे हरसिल भटवाड़ी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो कई ऐसे किसान हैं जो बागवानी करते हैं, सेब की खेती करते हैं और करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष जो है कमाते हैं। लाखों रुपए में कई एवरेजन तो लाखों रुपए में कई कमाते हैं, जो लगभग 20-25 लाख से लेके 50-60 लाख। और ऐसे भी बागवान हैं जो
2-3 करोड़ तक के सेब जो है बेचते हैं, हम्म, लेकिन वो कम है। लेकिन जो एवरेज जो बागवान हैं वो 20-25 लाख रुपए प्रति वर्ष तो लगभग कमाते हैं। इसके साथ ही साथ जो अ, नकदी फसलों की कृषि करते हैं, चाहे उसमें सब्जियों का है, टमाटर का है। मैं आपको बताऊं कि टमाटर के क्षेत्र में, मटर के क्षेत्र में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले 15-20 सालों में जो हमारे नौगांव पुरोला का क्षेत्र है उसमें देखने को मिला। और उसका बेसिक ये था कि जो हिमाचल में जो नेपाली मजदूर काम करते थे किसानों के साथ, वो जो है उसका टमाटर, मटर आदि नकदी फसलों का वहाँ पे उत्पादन करते थे। और वहाँ से सीख करके वो आए पुरोला नौगांव की तरफ, और उन्होंने हमारे किसानों से बहुत सस्ते दरों पे जो है ज़मीन किराए पे ली और उन्हीं किसानों से जो है उसमें खेती करवाई, यानी कि मजदूरी करवाई। और जब किसानों ने देखा, साल हो गया, 2 साल हो गया, कि हमारे एक ही खेत से एक लाख रुपए के टमाटर जो है इन खेतों से जो है ये बेच रहे हैं, और हमको मजदूरी के रूप में, किराए के रूप में 10-20 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो उनकी आंखें खुली, और तब से बीच में तो, अब तो खैर सभी मंडियों में वो भेज रहे हैं, लेकिन बीच में कई वर्षों तक ये हुआ था कि जो दिल्ली की हमारी मंडी है, क्या नाम उसका मैं अभी भूल रहा हूँ, दिल्ली की मंडी का, तो उनकी गाड़ियां जो है डेली बेसिस पे वहाँ जाती थी, और वो कैरेट्स जो है वहाँ पे किसानों को देते थे, और किसान जो है सुबह के लिए निश्चित समय रहता था, हर गांव पे स्टॉपेज बने हुए कि इतने बजे तक जो है गाड़ी आपके पास पहुँचाएगी, और वो जो है उसमें लाद करके दिल्ली भेजते थे। रोज़ का रोज़ जो है पैसा उनको मिलता था। तो इस तरह का भी है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, या जो सामान्यतः जो किसान हैं उनकी इतनी आय नहीं है, भले वो पशुपालन भी कर रहे हैं, अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आजीविका को एन केन प्रकार जो है अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। तो हो सकता है जो हमारे जो प्रत्याशीगण हैं वो चाहे किसी भी दल के हैं, और सबसे ज़्यादा आय तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जी की बताई गई है, तो हो सकता है उनके इस तरह के जो है व्यवसाय हों कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में। ठीक है, उस पर भी आएंगे, और शॉर्ट में पहले सबसे कमेंट ले लूंगी। डॉक्टर जीतराम, आपके पास आऊंगी, बहुत शॉर्ट में अपना वक्तव्य दीजिए सर। कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो 12 करोड़ की संपत्ति दर्शाई गई है, जिसमें कृषि भी एक हिस्सा हो सकता है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आय के संसाधन होते हैं उसके कई सोर्सेस होते हैं। एक तो उनकी पैतृक जो संपत्ति थी, या जो पैतृक वो है, वो कितना है। दूसरा, उनकी जमीन, लैंड होल्डिंग क्या है, लैंड होल्डिंग की साइज पे भी क्या होगा। अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसकी इनकम कितनी होगी, और किसी के पास 50 हेक्टेयर लैंड है तो उसकी इनकम क्या होगी। तो ये जो इनकम के साधन है एग्रीकल्चर के, ये डिपेंड करेगा कि उसके लैंड होल्डिंग साइज क्या है, उसका बागवानी है या वेजिटेबल का है, जो सब्जियों का उत्पादन है, बागवानी है, या इस तरह से जो कैश क्रॉप, अभी केदार सिंह जी ने बताया, जो कैश क्रॉप है वो कौन सी कैश क्रॉप है, और उसके अलावा उनकी पैतृक संपत्ति क्या है। आप जो मंत्री हैं या जो विधायक रहे हैं उनका आकलन तो कर रहे हैं कि उनके पहली बार वो चुनाव लड़े तो उनकी संपत्ति क्या थी, और उसके बाद उनकी संपत्ति में 1 बार में, 2 बार में या 3 बार में, जो जितने बार विधायक रहा है, उनकी संपत्ति में क्या आनुपातिक बढ़ोतरी हुई। तो वो तो एक आकलन आप कर सकते हैं कि उन्होंने इनिशियली, क्योंकि आदरणीय चंदन राम दास जी जो है वो 4 बार विधायक रहे हैं, और शुरू में चुनाव लड़े होंगे वो, उस समय उनकी संपत्ति क्या थी और आज की संपत्ति, तो वो तो आकलन किया जा सकता है उसमें। वो तो आज के वर्तमान की संपत्ति उन्होंने दिखाई है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं तो पहले की संपत्ति भी देखें। जहां तक बसंत कुमार का है, वो भी एक राजनीतिक आदमी है, लेकिन उनका कृषि का है और व्यवसाय होंगे, तो उनकी पैतृक संपत्ति का क्या था। तो कई चीजें तो पैतृक से आती हैं कि पैतृक संपत्ति है तो उसी को आगे बढ़ता है वो। दूसरा कि उसने जो पैतृक संपत्ति कम थी और स्वयं के अर्जित जो
उसकी जो अर्जित संपत्ति है वो कितना है। तो इस तरह से एक संपत्ति का आकलन किया जा सकता है। इस समय उनकी वर्तमान जो उन्होंने दिखाया है अपने फॉर्म में, वो वर्तमान के इस समय उनके पास क्या एसेट है। ठीक अब है। वो एसेट के सोर्सेस क्या थे, वो तो देखने की आवश्यकता है ठीक है, कि इस वो पे एसेट और के चर्चा सोर्सेस क्या करेंगे। थे, ठीक है। उनकी संपत्ति जो है वो कौन सी संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति कितनी थी, उनके द्वारा अर्जित कितनी थी, उनके आय के संसाधन क्या थे। तो तमाम जो पहलू हैं, उन सब पहलुओं को देखना पड़ेगा। खाली हम ये न कह सकते हैं कि उनकी संपत्ति भई 12 करोड़ है या 10 करोड़ है या 3 करोड़ है या 2 करोड़ है, ठीक तो है। ये देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा डॉक्टर जो पेनुली। सर मैं राजनीतिक आऊँगी क्षेत्र उसका में भी विधायक रहे उस या पर भी चर्चा करेंगे सर। शॉर्ट में पहले मैं सबसे वक्तव्य ले लेती हूँ। डॉक्टर पेनुली, शॉर्ट में आप बताएं कि क्योंकि यूकेडी ने अपना प्रवक्ता उतारा है और 8 लाख की संपत्ति उन्होंने भी यहाँ पर अपना मेंशन की है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो ब्यौरा आ रहा है, क्या सोर्सेज हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रत्याशियों के पास इतनी प्रॉपर्टी होना, क्या मानते हैं? देखिए आज के दिन में किसी के पास 8-10 लाख होना तो बहुत बड़ी बात है नहीं। बात है कि 12 करोड़ और 2 करोड़ की संपत्तियां जो हैं वो कहां से अर्जित की गई है। आजकल एक सामान्य आदमी के पास भी 8-10 लाख रुपए होता है। एडीआर की रिपोर्ट में देखो, आपने एक मुद्दा उठाया एडीआर की रिपोर्ट से संपत्ति का, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में इस बार मैं सभी दलों को बधाई देना चाहूंगा कि सारे प्रत्याशी, किसी पे हीनियस क्राइम का आरोप नहीं है, किसी के ऊपर कोई आपराधिक छवि का आरोप नहीं है। बिल्कुल। साफ छवि के जितने प्रत्याशी हैं इस उपचुनाव में हैं, वो एक हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी, एडीआर की रिपोर्ट के बाद फिर मैंने सोचा मैं एफिडेविट देखूं कि 12 करोड़ और 2 करोड़ कैसे आए। तो मैं इलेक्शन कमीशन की साइट पे गया। इलेक्शन कमीशन की साइट पे एफिडेविट थे। तो बसंत कुमार जी ने जिन्होंने बोला है कि कृषि है, तो निश्चित तौर पे उनका व्यवसाय कृषि है नहीं, वो पेशे से वकील हैं। और उनके खड़िया के ठेके, इस तरीके के उनके काफी सारे ठेके हैं। हल्द्वानी में उनके पास अकूत संपत्ति है। 4 से 5 कॉम्प्लेक्सेस में उनके, जो उनके एफिडेविट की बात मैं कह रहा हूँ, उनके पास हल्द्वानी में अकूत संपत्ति है। काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस में उनकी दुकानें हैं और काफी सारे उनके ऑफिसेज हैं हल्द्वानी के ऊपर। 4 से 5 उन्होंने अपने उसमें भरे हुए थे। उसके अलावा उनके पास जो गोल्ड था, गोल्ड 20 तोला, यानी कि जितना होता है वो 20 तोले के हिसाब से जो कॉस्ट थी वो थी। तो उनका जो स्रोत है वो कृषि हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसको हम नहीं मान सकते हैं कि उनका स्रोत कृषि है। हालांकि उन्होंने अपने उसमें दिया है, वो बात अलग है, लेकिन एफिडेविट के अंदर अगर उनके खड़िया के ठेके हैं पत्नी के नाम पे भी और अपने नाम पे भी, तो वो तो खड़िया का ठेका और बाकी उनकी वकालत और ये सारे चीज उनके आय के स्रोत हैं। ठीक है। दूसरा, फिर जो चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी का जो एफिडेविट है, उसको जब देखा तो उसमें देखे कोई अलग व्यवसाय नहीं है। यहाँ पे मैजिकल चीज ये आती है कि आपके पास कोई अलग व्यवसाय नहीं है। आपके पास मंत्रालय 1.5 साल था, उससे पहले आपके पास विधायकी का आपका वेतन आता था। एक विधायक का वेतन 1.5 लाख रुपए जो उसमें है, उसके पर्क्स को हटा के उतना होता है। तो उस हिसाब से भी अगर सारा कैलकुलेट करके जमा करोगे तो भी इतना नहीं पहुंचता है। ठीक है। दूसरी बात, मंत्रालय उनके पास केवल 1.5 साल था और जो उनका परसेंटेज ऑफ इनकम जो इंक्रीज हुई है, जितना मैं कैलकुलेशन कर पाया वो 60% इंक्रीज हुई है पिछले 1.5 साल में। तो ये चीजें जो हैं, यहाँ एक मैजिकल फिगर आता है कि सत्ता में आने के बाद कैसे जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके कैसे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये एक देखने की बात है। ठीक है। उसके बाद सर मैं आऊंगी इस पे भी, मैं पहले शॉर्ट में कमेंट ले लूं, समय जा रहा है चर्चा का। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे? जो मैजिकल फिगर तो एक डॉक्टर पेनुली ने कहा है, लेकिन कार्यकाल में रहते हुए इस तरीके से प्रॉपर्टी बढ़ना, किस तरीके से आप मानते हैं, मैजिक है या फिर कुछ और? देखिए, ये मैजिक कुछ नहीं है। आप जिस डिबेट को कर रहे हैं, एडीआर की सामान्य रिपोर्ट है ये। अब इसमें अपनी अपनी संपत्तियां व्यक्ति को दिखानी ही पड़ेगी, छुपा करके उसका कोई फायदा है नहीं। चाहे कोई पहली बार चुनाव लड़ रहा हो, उसकी उस समय 10 लाख रही हो, अब 2 करोड़ हो गई हो, चाहे किसी की आज की डेट में 12 करोड़ हो रही हो। मेरा कहना यह है कि आज अगर आप इस बात पर डिबेट करना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए,
आप जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री बने हैं अभी तक 20 सालों में, 22 सालों में, 23 सालों में, उन सबके पास अथाह संपत्ति हो गई है। अगर हम डिटेल में जाएं और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को यहाँ पे लाके खड़ा करें इनके सामने, तो संपत्ति 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, जैसे पैनोली जी कह रहे हैं, 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना बढ़ी है। डीके पाल जी, हमारी समस्या उनकी बढ़ती प्रॉपर्टी के या फिर उनकी संपत्ति नहीं है। हाँ। हमारा कहना यह है कि अगर आप कृषि को आय का साधन मानते हैं और आप कृषि से करोड़पति हो जाते हैं, तो फिर इस प्रदेश का किसान कहाँ पीछे है, कहाँ मात खा रहा है कि वो करोड़पति नहीं बन पा रहा है? उसी विषय पे मैं आ रहा था। बिल्कुल आपने सही बात कही कि किसान से संबंधित जो इनकम दिखाई है, निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है। और हमारे उत्तराखंड का किसान अगर इतना सक्षम होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो हमें जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हमारे पास में साधन के स्रोत, अगर किसानी से बड़ा कोई साधन या पैसा अर्निंग का कोई बड़ा साधन नहीं है। इस देश में 65% से ज्यादा, 75% से ज्यादा किसान हैं देश के अंदर, गांव में, जो जिनकी आय का स्रोत ही केवल खेती है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। उत्तराखंड में तो हमारा अनुपात घटा है, बशर्ते क्योंकि उसका सामने नहीं आया। आदरणीय पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी ने बात कही जरूर है, लेकिन वो 2%, 3% लोग हैं जिनके पास में इस तरह की खेती बाड़ी है, सेब के खेत हैं, तमाम जमीनें हैं। सच पूछो तो हमारे किसान की जमीन तो बंजर है। जो असली जो किसान पहाड़ के अंदर है, 10 जिलों में, 9 जिलों में बंजर है। लेकिन जो बात बसंत कुमार जी ने दर्शाई है, कहीं ना कहीं किसानी से वो जुड़े होंगे, तभी उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जो है ना वहां पर रखी है, तभी उन्होंने अपना डाटा उनको दिया है। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई आपत्ति वाला कोई वो है। लेकिन किसान तो राज्य का बहुत कमजोर है, बिल्कुल धरातल में है। हमारे किसानों के पास, मैं गिनती कराऊं, पहले भी मैंने बोला है, कई सौ बीघा जमीन पहाड़ के अंदर है, लेकिन वो इकट्ठी नहीं है। उसमें चकबंदी के मामले बात आ जाएगी, फिर चकबंदी के नाम पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस भी उसमें शामिल रही है। लेकिन जमीन की कमी नहीं है, जमीन पर खेती करने की बहुत भारी कमी उत्तराखंड में है। पर मैं बधाई देना चाहूंगा बसंत कुमार जी को, अगर उनके पास में जमीन है इतनी ज्यादा और वो खेती से अर्निंग कर रहे हैं तो उनको बधाई। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य, उसके बाद आगे चर्चा में बढ़ेंगे। देखिए दिव्य जी, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर हमारे प्रदेश में इस तरीके की कृषि के बारे में जो आप अपनी संपत्ति दर्शा रहे हैं हमारे नेतागण, तो ये देखिए एक बहुत ही गंभीर विषय इस बात को लेके है कि कृषि असल में है ही नहीं। हमारे पूरे प्रदेश में आप एक किसान मुझे बता दीजिए जो आज तक करोड़पति की लिस्ट में आया हो, एक का नाम बता दीजिए आप लोग। जो हमारे किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे वो बागवानी करता हो, चाहे वो कैश क्रॉप की करता हो, एक किसी किसान का नाम बता दीजिए जिसके पास 10 करोड़ की इनकम है। एक 10 करोड़ छोड़िए, आप 1 करोड़ की सालाना इनकम बता दीजिए आप। ये सब, इसमें जो कुछ भी है ये सब फेक ब्योरेज दिए जाते हैं। इसका स्टेट एवरेज मैं आपको बता दूं वीरेंद्र शर्मा जी, हमारा जो स्टेट एवरेज है वो है 1 लाख पर एनम का, जो नेशनल एवरेज से कम है। यानी कि नेशनल एवरेज आपका 2.5 लाख पर एनम है किसान का, यहाँ पर कम है 1.5 लाख पर एनम पर किसान का है। अब सुनो अब आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म भरवाते हैं तो क्या वो लोग इसकी जांच नहीं करते कि ये संपत्ति जो दर्शा रहे हैं मनमाने तरीके से सोर्स, आय के सोर्स अपने मनमानी तरीके से बता दिए ना कि मेरे बागवानी है, मेरे कृषि है, जाके देखिए भी तो आप है भी या नहीं है। ये तो सब फ्रॉड चीजें हैं, अब फ्रॉड चल रहा है। इसका मतलब तो आप जो इसका ब्यौरा लेने वाले हैं वो नहीं है सीरियस, तो वो तो दर्शाएंगे ही। उनका तो अब है ही है ये चीज कि कहीं ना कहीं उस चीज को दिखाएंगे। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, बसंत कुमार जी के साथ, ये हमारे जितने भी पहले से नेतागण जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो विधायकी का लड़ते हैं, चाहे MP का लड़ते हैं, वो इसी तरीके की इधर उधर की संपत्ति, और पूरी तो कभी दर्शाई जाती ही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये 10-12 करोड़ दिखा रखे, ये भी वो दिखा रखे जो उन्हें लगता है कि हाँ ये जरूरी, ये दिखाना ही है, वरना पता नहीं और कितनी करोड़ों में होगी। बिल्कुल, तो ये बहुत गंभीर विषय है, सोचनीय वाला विषय है। अगर हमारी कृषि में इतनी कृषि की इनकम होती तो हम सबको कृषि करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और बागवानी करनी चाहिए। बागवानी आप बताइए, सेब में कितना, उसको पूछिए जो सेब की खेती करता है। हम खुद, हमारे खुद के बगीचे हैं सेब का, हम खुद सेब बेचते हैं, हम खुद सेब उगाते हैं। हमें पता है कि अगर हम
मान लो 1 लाख रुपए का सेब साल भर में बेचते हैं, उसमें 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप 40,000 रुपए भी नहीं बचा सकते। आप उसको उसमें देखिए ना कि उसमें कितना कंजप्शन है और कितना उसमें लग रहा है, ठीक है। वो सब कुछ नहीं है। केदार सिंह रावत जी, जब हम बात करते हैं किसी की, अच्छी बात है, अगर हमारी स्टेट के लिए अच्छी बात है क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, अगर आपकी आय ज़्यादा होगी आप प्रदेश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों की बात की जाती है, क्योंकि टॉप 10 लिस्ट में अगर बात करें एमपी एमएलएस की, तो पहले नाम पे प्रदीप टम्टा जो कि यहाँ के एमपी हैं, फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम आता है, तीसरे में गणेश जोशी जिन्होंने अभी अपने बाइट सुनी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब विकास से बात की जाए, उनके क्षेत्र के विकास की और उनकी आय कंपेयर की जाए, तो दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि अगर वहां पर इतने ही सोर्सेज हैं तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे, इतना डिफरेंस क्यों है? ये देखिए, अभी मैं पूर्व विधायक जीतराम आर्य जी से भी सुन रहा था और उनका भी कहना सही है। हमें पहले तो ये देखना है कि हम आय की बात कर रहे हैं या संपत्ति की बात कर रहे हैं। जो एडीआर रिपोर्ट्स में है ये संपत्ति दर्शाई गई है। तो संपत्ति तो पैतृक संपत्ति हमारी माना 200-400 नाली गांव में पड़ी हुई है, भले ही वो बंजर है तो उसकी कोई कीमत तो होगी ना। तो संपत्ति है वो, और वो पैतृक संपत्ति है, कैसी संपत्ति है, आपकी स्वअर्जित संपत्ति है, ये तो फर्दर जांच का विषय है और वो है। लेकिन अगर माना वो पैतृक संपत्ति भी है और भले ही उससे कोई आय नहीं हो रही है, तो संपत्ति का तो जो वैल्यूएशन है वो तो दिखाना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे प्रत्याशियों ने जो दिखाया है ये संपत्ति का जो है विवरण दिया, इसमें ये आय का विवरण नहीं है। आय का विवरण अलग से होगा उनका कि क्या क्या है उनके सोर्सेज हैं। लेकिन तो क्योंकि पहले कॉमन हमें ये सोर्सेज अगर स्पष्ट करना बताऊं, पड़ेगा। रेंट, पेंशन, एग्रीकल्चर, ये सब सोर्सेज हैं जो एडीआर में मेंशन किए जाते हैं जब आप अपनी ब्यौरा हाँ, देते हैं। आय का वो अलग है, लेकिन जी। संपत्ति का अलग है। अभी जो है बात चल रही थी संपत्ति पे कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने 12 करोड़ की संपत्ति दिखाई है, हमारे बीजेपी के प्रत्याशी ने 2 करोड़ की दिखाई है, यूकेडी के प्रत्याशी ने 8 करोड़ की दिखाई है। तो वो आय नहीं दिखाई है, वो संपत्ति दिखाई है। तो अब संपत्ति कैसे एडजस्ट आपका होगी सर? पैतृक संपत्ति है, मैं अगर काम मकान करती है, हूँ सर, मैं जमीन काम है। करती हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ और मैं उसे इन्वेस्ट करके कोई प्रॉपर्टी लेती हूँ तो वो मेरा एसेट हो गया, लेकिन मेरी आय से तो वो हुआ है। तो आखिर वो सोर्स क्या है, नहीं, यही वो तो जानने की मैं बात। वही तो कह रहा हूँ कि संपत्ति तो जो है आपकी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है। जैसे अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा, आर्य जी ने, कि भाई पैतृक संपत्ति भी तो हो सकती है। आपने स्वअर्जित की है क्या है वो बात अलग है, वो तो फर्दर उसमें जांच का विषय हो सकता है। और जहाँ तक अभी हमारे बंधु कह रहे थे शर्मा जी कि उसमें इलेक्शन कमीशन को जो है जांच करनी चाहिए कि क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है, वो इलेक्शन का काम दूसरा है। अगर आय है क्या है, वो अवैध आय है, सही आय है क्या है, वो बात दूसरी है, वो दूसरे कानूनों के तहत दूसरी कार्रवाई उसमें होती है। इसमें तो सिर्फ डिस्क्लोज करना है। अगर वो गलत वो है, गलत उन्होंने जो है विवरण दिया है, तो वो ये एक इलेक्शन को चैलेंज करने वाली बात उसमें आ सकती है। लेकिन अगर वो गलत जो है किसी आपराधिक उससे लिया है, आपने उससे लिया है, तो वो जो है एक अलग प्रश्न खड़ा होता है कि वो अलग अलग उसकी एजेंसीज हैं कि वो जो है उसमें जांच करें, अलग अलग कानून हैं। तो इसमें जो है हम ये नहीं कह सकते कि एक तो हमें आय को और संपत्ति को जो है अलग अलग देखना है कि संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, हो सकता है वाइफ के तरफ से भी आ गई हो संपत्ति, मकान आ गया हो, जमीन आ गई हो, तो आपको उसको डिस्क्लोज तो करना है। और जमीन भले ही वो ऐसे ही पड़ी हुई है, माना देहरादून में किसी की जमीन है और 10 बीघा जमीन है, भले उसमें वो कृषि नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, बंजर पड़ी हुई है, लेकिन 10 बीघा जमीन की आपको कॉस्ट उसकी कीमत तो दर्शानी पड़ेगी ना कि इतने करोड़ की है। और जहां तक बागवानी वाला सवाल है, अभी शर्मा जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं हमारे क्षेत्र में अभी भी कम से कम 50 ऐसे बागवान होंगे जिनके 20 से 25 लाख से ऊपर जो है सेब की फसल जाती है, और कम से कम 10-15 ऐसे बागवान हैं जिनके करोड़ों में जो है एक साल में जो है सेब की फसल जो है बिकती है। ठीक है डॉक्टर जीतराम, आपने कहा पैतृक संपत्ति हो सकती है, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हो रही है आपकी जो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं है कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है वो तो एक ही बार का इन्वेस्टमेंट होगा ना, आपके फैमिली का वो है, लेकिन बार बार हर साल आपकी अगर प्रॉपर्टीज और एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो एक सोचने की बात है कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहां का विकास का रेट और आपकी संपत्ति का विकास का रेट क्या है। दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता ना, जमीन आसमान का। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैतृक संपत्ति है आज से 50 साल पहले हमारे पेरेंटों ने उसको अर्जित की थी, उसकी 10,000 थी या 1 लाख थी। और आज जो संपत्ति, दो तरह की संपत्ति दिखाई जाती है, एक चल संपत्ति दिखाई जाती है, एक अचल संपत्ति दिखाई जाती है। अचल संपत्ति जो है वो आपका पैतृक, उसमें मेन पैतृक होता है, जो आपके प्राचीन, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके आई है। मान लीजिए उस जमीन की, क्योंकि जो दर्शाना पड़ता है कागज में वो वर्तमान रेट दर्शाना पड़ता है। आज से 50 साल पहले उस जमीन की कीमत 1 लाख थी और आज उसकी 10 लाख हो गई। तो आपको वर्तमान मूल्य, बाजार मूल्य के अनुसार उसको दर्शाना पड़ता है। नंबर 1 यह है कि जो आपकी अचल संपत्ति है उसको वर्तमान बाजार रेट पे आप दिखाएंगे। अब हो सकता है आज से 50 साल पहले उसकी 1 ही लाख का मूल्य होगा, आज 10 लाख हो गया, तो आप कहेंगे कि उसको 10 गुना बढ़ गया हो। दूसरा जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति में आप कह सकते हैं कि उसकी आय, जैसे माननीय केदार सिंह रावत जी ने भी कहा कि उसकी इनकम, एक जो इनकम क्या है उसकी वर्तमान में, उसकी आय के साधन क्या है, संसाधन क्या है, उसकी नौकरी है या खेती का ही अर्निंग है। अब खेती का जो आपका जो खेती का जो आय है, अगर हम खेती की आय की बात करें तो खेती की आय की पहले तो ये निर्भर करेगा कि आपके पास खेती कितनी है। आपके पास 1 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर, उस तरह से आपका आय का भी आकलन करेंगे। मान लीजिए किसी के पास 1 हेक्टेयर है तो वो ये थोड़ी को 1 करोड़ आमदनी दे देगा। उस 1 हेक्टेयर में उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, इनपुट भी होगा, खाद है, बीज है, लेबर है, तमाम जो है उसके रख रखाव है, तो तमाम चीजें भी उसमें कैलकुलेट होती है। तो 2 चीजें, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति, उसने कितना अर्जित किया है और कितना पैतृक से आया। और पैतृक आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो अचल, आज से 50 साल पहले आपकी जमीन 1 लाख की तो आज भी 1 ही लाख दिखाएं, लेकिन कागज ये कहता है, उसमें फॉर्म में ये भरना पड़ता है कि आप वर्तमान दर बता के आधार पर लिखेंगे, ना कि पैतृक दर पे लिखेंगे। आप आपके आज का उसका बाजार मूल्य क्या है उस हिसाब से। इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि जो पैतृक संपत्ति है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और मूल्य बढ़ जाने के बाद टोटल जो आपका एसेट्स है, संपत्ति है, वो बढ़ जाती है। अब रही बात एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर हमारा जो भारत का में मुख्य जो है हमारा एग्रीकल्चर है। चाहे कोई भी व्यवसाय हम करें, लेकिन उसका केंद्र हमारा एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के बाद हमारा वनीकरण होता है, हमारा आपके बागवानी का होता है, हमारा पशुपालन का होता है, हमारा दुग्ध व्यवसाय होता है, तमाम उसके अराउंड जो है एग्रीकल्चर के अराउंड तमाम व्यवसाय होते हैं। क्योंकि लेकिन आदमी जो भरेगा, क्योंकि हम मेनली हमारा कृषि था, हमारे खेती दर है, तो उस फॉर्म के अनुसार हम कृषि दर्शाएंगे। उसमें चाहे वो कृषि के अलावा हमारा पशुपालन भी हो सकता है, दुग्ध व्यवसाय भी हो सकता है, वो कृषि के साथ ही जुड़ता है। तो ये सब चीजों का आकलन करके तब कोई भी आदमी व्यक्ति कह सकता है कि हाँ इसने इतनी संपत्ति अर्जित की, इसके आय के संसाधन, मान लिया इसके 10,000 है और ये 1 करोड़ रुपया दिखा रहा है ओवर द पीरियड 5 साल में या उस साल, वो चीजें तब हम कह सकते हैं कि इसने जो हर साल इसकी वृद्धि हुई वो उसके रेट क्या थे या बहुत हाई रेट थे। तो हाई रेट का मतलब ये है कि जितनी उसकी इनकम नहीं, इनकम से अधिक उसका आय दर्शा रहा है, तो वो फिर जांच का विषय होता है और उसको चुनाव आयोग नहीं करता है, उसको विजिलेंस करता है। मैंने भी एक बार एक मकान खरीदा था देहरादून के, तो तुरंत विजिलेंस ने मुझे नोटिस कर दिया कि आपने ये मकान जो है ये कहाँ से खरीदा, आपके आप स्रोत बताइए उसके। तो हमने उसका स्रोत बताया। ठीक है सर। डॉक्टर पंकज पेनुले जी, जो डॉक्टर जीतराम कह रहे हैं कि पूरा जांच पड़ताल होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति क्या है, चल अचल संपत्ति क्या है, लेकिन सर हमारा जो मेन मुद्दा है कि अगर किसी एक सोर्स को दिखा के आप अपनी एसेट्स बता रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कृषि एक सोर्स है या फिर और बिजनेस है, तो फिर आप जिस क्षेत्र में हैं वहां की ग्रोथ रेट भी तो देखिए ना सर। अगर वहां के लोग जो है बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो सालों साल या तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कहीं डिमोरलाइजिंग होता है ये देखकर?
देखिए दिव्या जी, मैं जो पहले अपनी बात पूरी करना चाह रहा था वो माननीय रावत जी ने पूरी कर दी। मैं भी आपको यही बोलने वाला था कि ये सोर्स जो है ये केवल कृषि नहीं है। जो इनका 12 करोड़ 2 करोड़ का है, ये जो मैजिकल फिगर्स आते हैं ये केवल कृषि के नहीं है। अब जैसे जो मैं एफिडेविट पढ़ रहा था बसंत कुमार जी का, तो उनकी जो हल्द्वानी में एसेट की वैल्यूएशन उन्होंने दी है 1.5 करोड़ के 3 दिए हैं, तो उस हिसाब से उनकी वैल्यूएशन वहां पहुंच गई। मैं यही बोल रहा था कि जो सोर्स बताया गया है कृषि का वो कृषि का नहीं है। वो इनके सोना कितना है, नकदी कितना है, वो सारा उसके अंदर लिखा होता है। नॉट ओनली द प्रत्याशी बल्कि उसके जो आश्रित लोग हैं उनके पास भी कितना है, वो सारी चीजें जो उसमें होती है। ये जो आप 12 करोड़ 2 करोड़ या 8 लाख रुपए की जो बात है, ये केवल कृषि का नहीं है, कृषि की आय की बात नहीं है। कृषि की आय जो है वो तो नील बटा सुन्नाटा दिखा रखा है सबने। आप उनके एफिडेविट पढ़ो, भारतीय चुनाव आयोग के उस पे है, तो उन्होंने कृषि से या नगदी से या किसी भी फसल से वहां पे कोई आय नहीं दिखाई है एफिडेविट में। उनका सोर्स कृषि है, वो खेती करते हैं, लेकिन उनका आय नहीं है। वहां पे जितने भी आय दिखाई गई है, या तो उनके पास उतना गोल्ड है या उनके पास उतना फ्लैट्स या प्लॉट्स हैं हल्द्वानी के अंदर, और तीसरा जो उनका है, इनका बसंत कुमार जी का जो मैं देख रहा था उसमें उनके खड़िया के खनन के ठेके भी हैं जो उन्होंने सोर्स में दिखाया है। तो ये कृषि नहीं है। किसानों का हाल बिल्कुल बदहाल है। किसानों की फसलों को तो जंगली सुअर और जंगली जानवर खत्म कर जा रहे हैं। बागवानी की जहां तक बात आई तो केवल 1-2 जगहों को छोड़ के, उसमें एक चक्राता, मुंशियारी, उत्तरकाशी के कुछ एरिया को छोड़ के बाकी कहीं बागवानी नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर पेनुली, आपने जिस तरीके से अगर कहा अगर सोर्स कृषि है और नीलबट्टे सन्नाटा, उससे कोई इनकम जनरेशन नहीं दिखा रखी है, तो जो पहाड़ के किसान हैं अगर वो भी नीलबट्टे सन्नाटा हैं, तो फिर जो ये सोर्सेज इन्होंने अपने बनाए हैं क्या उसको डेवलप नहीं किया जा सकता? अगर एक क्षेत्र में लग रहा है कि किसानी नहीं हो पा रही है, तो क्या और कोई सोर्सेज नहीं बन सकते? बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो पहले चकबंदी करे, चकबंदी करने के बाद जंगली जानवरों से उसे एस्योर करे। जैसे आपके पिछले डिबेट में भी मैंने बोला था कि एक खेत आधा किलोमीटर की दूरी पे है, अगर कोई बागवानी करना चाहेगा कहां से करेगा? 4 पेड़ वो ऊपर लगाएगा, 4 पेड़ वो आधा किलोमीटर नीचे लगाएगा, तो फिर कहां हो गई उसकी बागवानी? वो तो दिन भर वहां बंदर और जानवरों को हटाने के चक्कर में ही दौड़ता रह जाएगा। सबसे पहला चकबंदी जब तक नहीं होगी, एक, दूसरा जब तक जंगली जानवरों से खेती को प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा, 2, और तीसरा जब तक ये विपणन का मैकेनिज्म पैदा नहीं करेंगे। अभी केदार सिंह रावत जी बोल रहे थे कि दिल्ली की आजाद मंडी का ट्रक आता था। भैया, दिल्ली की आजाद मंडी का ट्रक क्यों आता था? आपकी मंडी और आपके विपणन के केंद्र उत्तरकाशी में भी हो सकते थे, देहरादून की हो सकती थी, ऋषिकेश की हो सकती थी, वहां के ट्रक आ सकते थे इनिशियल। क्योंकि ये जो विपणन का मैकेनिज्म है, जब तक ये नहीं होगा, मैं उगा भी लूं, बेचूं कहां? ठीक है। और ये देखिए ना, इसका जीता जागता उदाहरण परसों जो झंगोरे के ऊपर एक बहस थी, जिसमें अधिकारी ने लिख के दे दिया हम 167 क्विंटल झंगोरा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि उन्होंने विपणन नहीं करा। मैं 10 ऐसे लोगों को जानता हूं जो अकेले ही ये सारी चीजों को पूर्ति कर देंगे। अभी चुनाव के बीच में इस तरह की चर्चा आना, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। फिर मैं उस बात पे आऊंगा कि उसने अपना ब्यौरा उस प्रत्याशी के फॉर्म में भर के दिया है, वो उसके माध्यम अलग हैं। आदरणीय केदार सिंह रावत जी ने अपनी बात कही है, पैनल जी अपनी कह रहे हैं, जीतराम जी अपनी कह रहे हैं, पर मुझे आशंका इस बात की हो रही है कि ये आप क्षेत्र में जाएंगे ना, क्षेत्र में भी यही अफवाह उड़ाई जा रही है, ये तो पहले से करोड़पति है, इसने तो पहले से ये किया हुआ है, वो किया। सर देखिए, मैंने फिर बोल रही हूँ डीके पाल जी, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति करोड़पति है तो हमारे क्षेत्र के लिए प्लस पॉइंट है। नहीं, माइनस कहाँ है वो बता रहा हूँ आपको। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। मैं माइनस कहाँ है वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये चुनाव हार रही है, और चूंकि उनके पास में कोई मसला है नहीं, तो जब मसला नहीं होता तो ये तिगड़मबाजी करते हैं।
ये राजनीतिक मसला है, ये वैसा मसला नहीं है। जो आपकी बात अपनी जगह सही है कि किसानी से इतनी इनकम कहां से आ गई। भाई किसानी के अलावा भी तो डॉक्टर पैनोली जी बता रहे हैं, इन्होंने फॉर्म पढ़ा है प्रॉपर तरीके से, जो एफिडेविट्स लगे हैं उनमें सब लिखा हुआ है। 1.5 करोड़ के 3 उनके अपने अपने कॉम्प्लेक्स हैं या और चीजें हैं। जमीन की कीमत भी हो सकती है, वो कृषि माध्यम जो दिखाया गया है। मैं नहीं समझता कि इस बात को बहुत तूल देने की आवश्यकता है। तूल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, न्याय के लिए अन्याय की हार हो रही है, तो इसलिए उनकी हवा को उड़ाने की कोशिश की जाए। और ये साम राम दंड पूरा का पूरा अपनाती है भारतीय जनता पार्टी, और पूरी सफाई से इतने शांत प्रिय तरीके से बात करते हैं और उड़ाते हैं लोगों में, जहर उगलते हैं ये, घर घर जाते हैं इनके पास। डी के पाल जी, आप और हम बैठ के समझदारी से डिस्कशन कर रहे हैं, बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या ये इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक आम जनता को ये रिपोर्ट दिखाई जाए और ये कहा जाए देखिए आपके प्रत्याशी जो हैं इनकी इतनी संपत्ति है, तो जितना हम यहाँ डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं शायद उनको नहीं समझ में आएगा। उनको ये लगेगा हाँ ये करोड़पति है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं, लेकिन नेता अपना पॉकेट भर रहे हैं। आम लोगों को तो ये जो एफिडेविट दिए गए हैं, डॉक्टर पैनोली जी ने तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये डिबेट में आने वाले थे। कई लोग पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि किन, और उसके लिए नोटिस भी जारी होता है 3-4 दिन का, जब तक नाम वापस देना नहीं होता। किसी को ऑब्जेक्शन करना है वो उन 3-4 दिनों में जाकर के चुनाव आयोग में जहां फॉर्म भरे जाते हैं, जहां नॉमिनेशन होते हैं, वहां कर सकता है। ये मसला नहीं है, ये मसला बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ यही है, राजनीतिक मसला, इसको कैसे बनाना है। वहां लोगों को बताया जा रहा है कि इनके पास तो बहुत संपत्ति है, ये तो आपका काम नहीं करेंगे, ये तो ऐसा करेंगे, तो फिर आप वैसा। उस पे क्या कहेंगे? जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर प्रदीप टम्टा का नाम है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। वो 107 करोड़ की संपत्ति उनकी है। अब आप उस डिबेट में जाएंगे तो आपको 2002 के पहले चुनाव में जाना पड़ेगा, वहां के सारे नॉमिनेशन फॉर्म जितने निकालने पड़ेंगे, फिर 2007 में आपको जाना पड़ेगा, फिर 12 में जाना पड़ेगा, फिर 17 में जाना पड़ेगा, फिर 22 में जाना पड़ेगा। अरे हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब सारे के सारे क्या कहते हैं ना उसको, के तोताराम मेनाराम सब चोर चोर मोसेरे भाई। अभी इनका दूध का दूध, लेकिन करेगा कौन? सत्ता में तो यही लोग है ना, इनकी जांच करेगा कौन? या तो शर्त, या तो जुगलबंदी है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की कि ना हम तुम्हें छेड़ेंगे ना तुम हमें छेड़ना, हम भी लूटेंगे तुम भी लूटेंगे। राज्य 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो गया है और यूकेडी के लोग शांति से बैठ करके तमाशा देखेंगे। आप बोल रहे हैं कभी सत्ता में चले जाएंगे तो मलाई चाटेंगे। डीके पाल जी, आप बोल रहे हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड का वासी हूँ। ये चुनाव जिस आधार पे होना चाहिए था उसका कोई आधार नहीं है। हम क्यों नहीं लड़ रहे मुद्दों के आधार पर? हम बागेश्वर के नौजवानों के लिए रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? कांग्रेस तो उसी मुद्दे पर लड़ रही है ना सर, और कौन? और ठीक है, कांग्रेस को तो मैं बधाई दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। पंकज पैनोली जी बैठे हुए हैं, यूकेडी भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ रही है जो कांग्रेस के हैं। तो फिर कौन है जो नहीं लड़ रहा मुद्दों पर? नहीं, अरे नहीं लड़ रहे हैं ना मैडम, मैं वही बता रहा हूँ। इस राज्य में कभी मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है? आप कैसी बात कर रहे हैं? यूकेडी केवल धरातल पर काम लड़ती होगी, लेकिन जब चुनावी मुद्दे होते हैं तो ये भी पिछड़ जाते हैं। ये भी एन के एन पर का रेड, बस जीत की तरफ जाना है, जीत की तरफ जाना है। ये मुद्दों की बात कहाँ करते हैं? हाँ, चुनाव नहीं होता, प्रत्याशी का है, चुनाव नहीं होता। आपका प्रत्याशी का है बागेश्वर में? आपको मैंने बताया था, लड़ने की बात है तो बागेश्वर में आपका प्रत्याशी का है। जहाँ हमारी सरकारें नहीं होती। नहीं, डीके पाल जी का जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं डीके पाल जी का जवाब देना चाहूंगा। डीके पाल जी को इसलिए, अरे आप क्या जवाब देंगे? आप तो खुद ही इस रिपोर्ट को, एडीआर की रिपोर्ट को फेक बता रहे। आपसे जवाब कौन मांगे? आपके जवाब पे कौन विश्वास करेगा? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप पहले सुनाइए। आपका अधिकार है बोलने का। हाँ, मेरा अधिकार है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि लोग करोड़ों में दिखा रहे संपत्ति, क्योंकि आप तो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के सारे जो अब जेल में बैठे हुए हैं वो सभी लोग ऑलरेडी करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। और आपके केजरीवाल जी वही फॉर्म लेके घूमते थे जब वो दिल्ली में सीएम नहीं बने थे, तो यही दूसरों की संपत्ति के लेके घूमते रहते थे और लोगों से वोट मांगते रहते थे। दिल्ली की सरकार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, हमें पूरी जानकारी है सर, हमें 11 से पहले तक की जानकारी है। यदि उत्तराखंड के विषय में आप बात करेंगे, डीके पाल जी उनकी बात मेरा कहना ये है मुझे लगता है कि आप दुर्भाग्य बोलना शुरू नहीं किया। मैं जो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को प्रत्याशी को हराने के लिए ऐसे ऐसे विश्लेषक बैठाने के
प्रयास कर रही है। नहीं, मैं नहीं, फिर बात कर रहा फिर वही हूँ, बात कर जिनको रहे हैं। यही नहीं पता कि एडीआर की सर, आप रिपोर्ट किसके साइड है? आप कितनी आप किसके साइड है? सुनिए, आप किसके साइड है? आप आप ये कांग्रेस के बताइए। साइड है हम या अन्याय के खिलाफ है हाँ। और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो अरे जीत DK की ओर पाल जी, जा आप रहे कहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, आप फिर तो आप कहते हैं कांग्रेस कि कांग्रेस को हराने की को गाली कोशिश दे की जब जा रहे रही हैं। है। राज्य दिल्ली लूटेगा, में आए हैं, आज आप जब राज्य के कांग्रेस को संसाधन अन्याय लूटेंगे तो हम कांग्रेस को भी बलगराएंगे और उनको भी भारतीय जनता पार्टी देखिए, क्योंकि सत्ता में रहे हैं। नहीं, उत्तर नहीं। प्रदेश में सत्ता में रहे। एग्जाम्पल इंडिया का दिख चुका है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस का साथ सपा दे पाल रही जी, है, आप जरा लेकिन यहाँ थोड़ी आप सी लोग बात इंडिया को का एग्जाम्पल सेट सुनिए नहीं कर पहले। रहे हैं। नहीं आप देखिए, पहले- मैं जो बात कर रहा हूं, मैं 2002 से लेके इस राज्य के ठीक है ऊपर सर। कर्जा क्यों हुआ है उस विषय पर मैं मुद्दे पर हूं। आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं शर्मा जी, आप मुद्दे से मत भटकिए। आप तो मुद्दे आप से ये नहीं, देखिए आप मेरी बात बागेश्वर ही में नहीं हो सुन क्या रहे। रहा है, बोलना शुरू नहीं, बागेश्वर आपने में कॉन्टेक्स्ट ये हो कर दिया। रहा हाँ, है शर्मा जी, आप अपनी कि बात कांग्रेस रखिए, का फिर मैं प्रत्याशी फाइनल जवाब जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, जो जीत की ओर जा रहा है, उसको बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखिए आपका ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप कह रहे हैं कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, इन्होंने करोड़ों की संपत्ति और कृषि आय बता रखी है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं, आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि ये मामला उजागर हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। ये तो उजागर किया है उन्होंने। नहीं शर्मा किया जी, आप नहीं। कौन सी आप बात एक कर रहे बात हैं? बताइए ना, कौन अगर सी- आप कौन- अगर आप विषय में नहीं, आप देखिए जो बात DK आप पाल कर रहे जी, हैं DK पाल जी, वो लेकिन आप एडीआर नहीं कह फिर वही सकते बात। कि बीजेपी डिबेट इस द्वारा बात ये की किया है, गया है, सर। क्योंकि आपने सुनिए, दोनों को देखा। एडीआर की रिपोर्ट दोनों में पूर्व डिबेट विधायक इस यहाँ बात- बैठे, दोनों ने एक उन्होंने दूसरे की बात अपनी में संपत्तियों सहमति जताई है। को दोनों अपने ने एक दूसरे की संसाधनों बात को पर प्रदर्शित सहमति किया जताई है। किसी को आपत्ति, शर्मा जी आपको आपत्ति है तो आप 3-4 दिनों में कहाँ थे? सोए हुए थे, कुंभकर्ण की नींद। नहीं नहीं मैं आप जाते वहां पर और चुनाव आयोग से जो है ना रिपोर्ट करते कि नहीं ये तो गलत है। आपको क्या पता उनके बारे में, उनकी संपत्ति नहीं, कहां से नहीं, क्या अर्निंग क्या है आप कि मुझे क्या पता। उन्होंने अपनी संपत्ति को साम पटल पर रखा है और चुनाव आयोग के सामने रखा है। DK पाल और जी, मैं सुनिए, समझ नहीं 4 पाई। दिन सर, लगते मेरी हैं, clarification- एक मुझे फर्रा चिपक clarification- जाता है, 2-2 पूर्व विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। क्लैरिफिकेशन चाहिए सर आपसे। मुझे आपका स्टैंड क्लियर नजर नहीं आ रहा। क्या आप कांग्रेस का बचाव मैंने कर रहे पहले भी हैं? बात कही थी। कांग्रेस को पर आपत्ति जता रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ये क्या हो मौका- रहा है? एक ही ये- बात में अपनी बात में आपने तीनों चीजें कह दी। मौका आपने परस्त- बीजेपी पे आरोप लगा दिया, आपने कांग्रेस बीजेपी को चोर चोर ये- मौसेरे भाई भी बता दिया और आप कहीं डिफेंडिंग पोजीशन में भी आ गए नहीं, हैं। मैं देखिए, आम राज्य आदमी पार्टी लूटेगा को तो क्या मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है? हमारा नहीं, राज्य बिल्कुल, 1 लाख बिल्कुल करोड़ आपको से भी बोलने ज्यादा का अधिकार है, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन जानना चाह रही हूँ कि आप कंफ्यूजन नहीं confused हैं है। या आप तो तीनों मैं साइड साफ हैं? कह रहा हूं कि ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है बागेश्वर में, और बसंत कुमार जी और कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी की बात स्पष्ट है, जहां हमारी सरकारें नहीं होती वहां हम उपचुनाव नहीं लड़ते। तो आप मेरे बयान को कैसे लेना चाह रहे हैं? लीजिए, हमारा समर्थन आप किसी को कहां नहीं से है। लड़ेंगे? आपके प्रत्याशी तो कांग्रेस में चले गए, प्रत्याशी एक्सपोर्ट आपके करते तो हैं। प्रत्याशी ही कांग्रेस में चले गए। हाँ, तो वो आप किस- मजबूत प्रत्याशी थे, कांग्रेस मजबूत- के पास नहीं प्रत्याशी तो था। फिर आपकी उनको पार्टी लगा से कि क्यों आम आदमी गए? पार्टी के आपने प्रत्याशी को सेफ चुरा किया, लिया आप उन्होंने। सेफ गए, आप सेफ ये किया। उनकी आप जीत है आप भाई। पार्टी आप सेफ देखिए खेल ना, रही है, आप चलिए। कहां से लड़ेंगे जब आपके पास प्रत्याशी ही नहीं हम है? नहीं लड़ते शर्मा जी, आपकी जानकारी में चलिए, नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, इससे नहीं, नहीं जो है मैंने कि किसकी आपने- कितनी प्रॉपर्टी आपने है। जहां ये- हमारी सरकारें नहीं होती वहां हम उपचुनाव नहीं लड़ते साहब। हमने पहले भी स्पष्ट किया, हमारी नहीं, पार्टी वही की मौका पॉलिसी है। प्रस्त, आप तो मौका प्रस्त पार्टी है ना। आप ओहो, तो 2-2 राज्य में सरकार बन गई, हाँ, बन आप गई। मौका प्रस्त ठीक बता है, रहे मौका हैं। मैं प्रस्त फाइनल ही है, आपको आप- जानकारी नहीं है। आप उस हमें बेचारे पूरी के बसंत जानकारी कुमार है। की आपकी जो पार्टी उन्होंने की ADR के हमें सामने अपनी फाउंडेशन प्रस्तुति जब दी से है, ठीक ठीक है अपनी पाल जी, प्रॉपर्टी ये की, टॉपिक आप उसे आपने फेक कहा, बता पहले रहे हैं। आपने कहा कि ये फेक है, टॉपिक बिल्कुल unimportant फेक है। है। आपको कैसे नहीं फेक है है? पता। आप नहीं, पर आप मुकदमा हो बताइए, जाएगा। आपको नहीं और पता चुनाव आयोग एडीआर कर की देगा जो आपके रिपोर्ट ऊपर में जो मुकदमा। संज्ञान, सुनिए आप नहीं बच जो पाओगे एक फिर बात उससे। बताइए, जो आप मत एडीआर की फंसिए रिपोर्ट में पचड़े ब्यौरा दिया गया है, क्या वो मत पड़िए कितना- उस पचड़े में। आप ये ये बताओ आपका ना। काम नहीं है। अच्छा, इसको ठीक है, आप जांच दोनों करने शांत के हो लिए जाइए, आप अलग दोनों विभाग शांत हो बैठे जाइए, हुए समय हो गया है, हैं। समय हो आदरणीय गया, सर, जीतराम फाइनल जी ने कमेंट। बताया है, DK पाल जी, आदरणीय DK पाल जी, केदार ठीक सिंह है। रावत जी ने बताया है। ठीक है। अगर ये जांच होनी है तो कहां से होनी है? ठीक है। आप करिए ना, उनके खिलाफ कार्रवाई लिख के दीजिए। देखिए, और वो समय भी निकल गया। हमारा ये वो पॉइंट समय भी निकल गया अब तो। डिस्कशन का किसी की फिर वही बात खिलाफत आप करने कह का रहे हैं ना नहीं कि था। हम आपको बस इस चीज को क्लैरिफाई करना चाह रहे थे कि एडीआर में अगर कोई विधायक प्रतिनिधि अपनी संपत्ति उजागर करता है और उस क्षेत्र में विकास या उसकी ग्रोथ रेट और उसकी संपत्ति के ग्रोथ रेट के डिफरेंस को बात करें तो कितना फर्क आ जाता है और क्यों फर्क आता विषय है, ये है। हमारा वो बड़ा विषय है। आप उसको थोड़े से इन चुनाव के बीच में नहीं क्लेरिफाई कर सकते। चलिए। आपको किसी को जाना पड़ेगा उसके खिलाफ। जी, कौन हिम्मत रख रहा है? जाइए ना, कौन ठीक है, मना मैं कर रहा है फाइनल भाई? कमेंट की ओर बढ़ूंगी, सबसे बड़ी सर। बात देखिए, दिव्या
दिव्या जी, डी के पाल जी, देखिए मैंने मैं आपको स्पष्ट कर टोका दूं, मैं कुछ करना चाह रहा हूं स्पष्ट। आप 30 सेकंड सुनिए मेरी बात।
मैंने नॉमिनेशन भरा, दो पूर्व विधायक यहाँ बैठे, मैं भी उपचुनाव लड़ा हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा है विधानसभा का डोईवाला से। मैं बता रहा हूँ, हमने अपनी संपत्तियों को चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। 3-4 दिन जब तक नाम वापस लेने होते हैं, मेरी पूरी संपत्ति का ब्यौरा एक चिट्ठी में टंग जाता है। किसी को आपत्ति होगी तो वहां जाएगा, उसको पढ़ेगा और मेरे खिलाफ जाकर के चुनाव आयोग में लिख के दे देगा। मेरा चुनाव नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है अगर उसमें खामी है। तो जब इस तरह की व्यवस्था सरकार और चुनाव आयोग देता है तो हमारा और विषय पर बात करना खत्म हो जाता है। आज इस पर आप डिस्कस कर रहे हैं, करिए। ये केवल और केवल उस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने का एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र को उजागर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आज इसका विषय नहीं है। विषय था वो 3 दिन जिसमें हमने उस परिसंपत्तियों को लोगों के सामने हम तो आम रखा। जनता के लिए हमें कोई मतलब नहीं, कांग्रेस हारे कांग्रेस जीते या भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। हम तो ये समझना चाह रहे हैं जनता के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जब आपका कोई चुनाव प्रतिनिधि है तो उसकी जो संपत्ति है उसका एसेट है। लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, ये हमारा आज का टॉपिक था। फिलहाल मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। केदार सिंह रावत जी आपसे शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। ये पूरा मुद्दा को आप किस देखिए, तरीके से आज का जो मुद्दा था यहाँ डिबेट का, वो था एडीआर रिपोर्ट के संबंध में। और एडीआर रिपोर्ट के संबंध में जो बात आई तो हमारे पाल साहब जो है उसको घुमा के ले गए राजनीति में, जीत और हार की तरफ कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है, या न्याय और अन्याय की बात लेकर के आ गए। तो वो तो बात अलग है, वो चुनावी मुद्दे हैं और चुनाव के मैदान में सारे मुद्दे आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ जो है संपत्ति और जो आय प्रदर्शित की गई है उसके संबंध में चर्चा हुई। मेरा कहना यह है फाइनली कि देखिए, हम सब लोग जो है जनता से जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तो आज चुनाव के मैदान में उतरना उसके लिए बहुत भारी खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत भारी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। निश्चित रूप से खर्चा होता है। तो सवाल ये है कि हमारी आय जो है वो कैसे हो रही है, कहाँ से हम जो है उसकी वृद्धि कर रहे हैं। तो हमारे ऐसा नहीं है कि हम व्यवसाय कर सकते हैं। कोई ठेकेदारी कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी खड़िया की ठेकेदारी कर रहे हैं तो कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अगर उसमें वो चोरी कर रहे हैं तो उसके लिए वो प्रश्न उठ सकता है। देखिए, नियत और नीति हम समाज में जो है तभी बदलाव ला सकते हैं कि जब हम अपनी नियत, ठीक है, हो सकता है हमारे भी कई व्यवसाय हो जिससे हमारी आय हो, अन्य लोगों के भी, राजनीतिक लोगों के भी व्यवसाय हो सकते हैं, लेकिन वो व्यवसाय जो है पाक साहब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये व्यवसाय है और इससे ये आय है। तो ये है। और इसमें जो है भ्रष्टाचार दूसरी बात हुई कि भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति है, आय अर्जित की जा रही है, या सही मायने में आप कई काम धंधे कर सकते हैं। निश्चित रूप से ईमानदारी से काम धंधे कीजिए, उद्यम कीजिए, बागवानी कीजिए। तो ये इस बात पे हमें आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो नंबर 1 पे है वो अजय टम्टा है या प्रदीप टम्टा है? प्रदीप टम्टा सर, कांग्रेस के हैं प्रदीप टम्टा एमपी, और अजय टम्टा बीजेपी के हैं। प्रदीप टम्टा लिस्ट में नाम है जो सांसद है, बोला एक्स एमपी रहे हैं प्रदीप टम्टा। वो क्लियर करना चाह रहा था कि आपने नंबर 1 पे जो है कौन टम्टा है जी, क्योंकि 2 टम्टा वो अल्मोड़ा के ही हैं, प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है या ये एडीआर की रिपोर्ट है या जो भी है, वो प्रत्याशी अपना एफिडेविट भरते हैं और वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। ये चुनाव आयोग के इलेक्शन जो भी लड़ेगा उसके लिए मैंडेटरी है। वो सब अपने उनके संपत्ति चाहे उन्होंने किसी भी सोर्स से किया है वो अलग। मैंने बताया ना कि ये तो संपत्ति चुनाव आयोग ब्यौरा मांगता है और उसने कैसे अर्जित की है विजिलेंस की बात है। विजिलेंस उसको जांच करे कि कैसे अर्जित की, क्या करे। ये इसका चुनाव का विषय नहीं था। ठीक है, ये चुनाव के बीच में या चुनाव के ये मुद्दा नहीं था कि किसकी संपत्ति कितनी है। उन्होंने अपनी संपत्ति को दर्शाया है और अपनी संपत्ति के बाद किसी को कोई ऐतराज होगा तो दूसरी एजेंसी है उसके लिए। ठीक है तो इस समय ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि उसकी संपत्ति इतनी है, उसकी संपत्ति इतनी है, उसका कोई वो नहीं है। उसके लिए अलग एजेंसी है, चुनाव आयोग अलग एजेंसी है। इसलिए डॉक्टर जीतराम, समय की कमी है, समय की कमी में अन्य गेस्ट पे जाऊंगी सर, प्लीज। डॉक्टर पंकज पेनुली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या जी, अगर किसी प्रत्याशी ने अपनी संपत्ति को दर्शाया है और चुनाव आयोग के सामने दर्शाया है, ये अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो गलत तो उसने दर्शाया नहीं होगा।
जो भी दर्शाया है सही दर्शाया होगा, लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था कि कृषि से आय, देखिए स्रोत उन्होंने अपनी आजीविका का स्रोत कृषि बताया है, आय का स्रोत कृषि नहीं है। अगर कृषि से इतनी इनकम होनी होती तो हमारे किसान कब के अमीर हो चुके होते। और आम आदमी पार्टी के डीके पाल भाई की मैं समस्या को समझ सकता हूं कि वो बसंत कुमार जी के इतने फेवर में क्यों हैं, क्योंकि एक तो उनके वो मित्र हैं और दूसरी बात ये है कि प्रत्याशी इन्होंने एक्सपोर्ट करा है, तो प्रत्याशी एक्सपोर्ट करा है तो उसकी जीत का भी ये दावा भर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में फाइनल अच्छी बात है। निश्चित रूप से ये चुनाव न्याय और अन्याय का चुनाव है, इसमें अपने अपने मत है। मैं फिर भी कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की आपके चैनल के माध्यम से वहां की जनता को निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों में मत फंसिए। बसंत कुमार ईमानदार और बहुत ही सच्चा सिपाही है, वो आपके क्षेत्र में मजबूती से काम करेगा, उसकी संपत्ति कितनी भी हो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ऐसा मैं एक दोस्त होने के नाते बात कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, जो ये संपत्ति का ब्यौरा जब ये चुनाव आयोग को कोई भी प्रत्याशी देता है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें ये देखना ज़रूरी होता है कि इसकी चल अचल संपत्ति और कितना आय ब्यौरा, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में अगर पूरा इंफॉर्मेशन सही से हो तो उसकी बाद में, जैसा इन्होंने कहा कि बाद में आप इसकी जांच भी करा सकता, कोई ऑब्जेक्शन करेगा, मान लो नहीं भी कर रहा ऑब्जेक्शन, तो एक दूसरी प्रक्रिया भी होनी चाहिए कि अपने आप भी तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो बाकी यही कहना है इस विषय में। जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की आखिर ये जो एडीआर में बताया गया है, दर्शाया गया है चुनाव आयोग को, जो डिटेल्स दी गई हैं संपत्तियों को लेकर, उसमें सबसे पहले नाम है बसंत कुमार का, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बागेश्वर में उपचुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम देखें जो संपत्ति का ब्यौरा है उसमें करोड़पति दर्शाया गया है, तो सोचनीय विषय है कि किस तरीके से जो आय के साधन है वो जनरेट किए जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है तो दूसरे के आय के संसाधन बढ़ाने में भी सहूलियत हो सकती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर इतने सारे मौके हैं, इतनी सारी परिस्थितियां बन रही हैं बिजनेस के लिए और आय के साधनों के लिए, तो जरूर इस पर विचार होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।